बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जुल जलाल के बबरकत नाम से जो अर्ज़ व समा का मालिक है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी सांसें हैं। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई हुई है। आइन के आर्टिकल 95 के तहत आप वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवा सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% लोग आपके साथ हों और जो 20% लोग हैं उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए वहाँ पे, ताकि आप ये जमा करवाएं। और 20% इस हाज़री के साथ, इन सिग्नेचर्स के साथ पाकिस्तान की अपोजिशन ने कौमी असम्बली में ये तहरीक जमा करवाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि पंजाब में इस वक्त थोड़े से इख्तलाफात का शिकार है। खुद आपने आज की न्यूज़ में भी देखा कि अलीम साहब ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और चूँकि वहाँ पे पंजाब में बुज़दार साहब की जो अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब, उसकी हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन जो थे वो सोच रहे थे कि ये हमारा जो हमारी अपॉइंटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी और बुज़दार साहब की जो वहाँ पे कारकर्दगी है वो भी ज़रा इस तरह की नहीं थी कि जिससे लोग मुतमईन हो सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब भी दावा कर चुके हैं कि उनके पास 172 से ज़ायद अरकान असम्बली मौजूद हैं। खुद आसिफ अली जरदारी साहब ये भी कह चुके हैं कि अहमद मीर साहब का जो दोबारा बहाल होना ये भी एक की तरफ एक अंदिया है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस वक्त कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन क्या है। पार्टी पोजीशन अगर आप कहें तो इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है और इनके पास इस वक्त कौमी असम्बली में 155 लोग मौजूद हैं। MKM इनके साथ है जिसके 7 अरकान इनके साथ हैं। उसके बाद बलूचिस्तान जो अवामी पार्टी बाप है उसके 5 अरकान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के 5 लोग इनके साथ हैं और उसके बाद GDA के 3 अरकान इनके साथ हैं और PML अवामी के शेख रशीद साहब भी इनके साथ हैं। जमात इस्लामी के पास एक नशिस्त है कौमी असम्बली में जिसका उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वो क्या इक़्तिदार वालों के साथ या अपोजिशन के साथ होंगे। दूसरी तरफ में अगर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ में इस वक्त जो कुल अरकान हैं उनकी तादाद 162 है और इनमें जो PMLN है जो सबसे बड़ी जमात है इसके 84 लोग मौजूद हैं इसमें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दूसरी बड़ी जमात है उसके 57 लोग हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल इसके 15 लोग हैं और उसके बाद जो BNA है उसके 4 लोग इनके साथ हैं। अवामी नेशनल पार्टी के 1 मेंबर हैं इनके साथ और उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो भी इनके साथ हैं। जमात इस्लामी ने अपनी नशिस्त का अभी तक फैसला नहीं किया। इस तरह अगर ये कहा जाए कि इस वक्त अगर जो कौमी असम्बली में अदम एतमाद अगर हो रहा है तो उसमें अपोजिशन की जमातों को सिर्फ 10 मजीद अरकान की ज़रूरत है, जिसके लिए जहांगीर तरीन साहब का दावा है कि उनके पास 7 से ज़ायद अरकान उनके पास मौजूद हैं। खुद अलीम साहब इसका दावा कर रहे हैं कि उनके साथ भी बहुत सारे अरकान उनके साथ भी राब्ते में हैं। दूसरी तरफ आपने कल देखा जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा जी कि पार्लियामेंट लाजिस में जो लोग अंदर हैं उन पे ज़रा हमने पाबंदी लगाई हुई है। 1990 से ये जो तंजीम काम कर रही है यहाँ पे इस पर हम कलादम इसको करार दे चुके हैं 2019 में और उस पर उन्होंने एक ऑपरेशन किया। इस सारे सिनेरियो पे हम आज बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी, पीपल्स पार्टी से भी और तहरीक इंसाफ से भी मेरे मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया अभी जियो न्यूज़ से हमारे बहुत ही सीनियर तज्जियाकार हैं अजीम डार साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया ब्रसल्स में। डार साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, शायद आपने अपने इस फोरम में हमें दावत दी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जब पाकिस्तान एक बड़े नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, अभी तहरीक अदम एतमाद का जो शोर हुआ पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी नहज पे पहुंच चुका है कि
तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इतनी मुतहरक हम देख रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों में बहुत ही भाम पाया जा रहा है कि जबकि मुल्क एक कोरोना वायरस की वबा से निकलने के बाद अब रूस यूक्रेन जंग का भी आपके सामने अगर मैं बिल्कुल लाइटली आपको तज्जियतन बताता चलूं कि वो एक ऐसी जंग की तरफ एक रुख हुआ हुआ पूरी दुनिया का, और ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। और ऐसे नाजुक वक्त में जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कह लें लीडरान हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उन पे एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में रूस का भी दौरा किया। फिर उसके बाद वो अभी रूस के दौरे के बाद अभी उन्हें पूरे मुल्क में जगह जगह अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए जलसों का सिलसिला शुरू जो है वो हो चुका है। तो आप देखें, पहले उन्होंने मेलसी में एक बहुत बड़ा जलसा किया, फिर उन्होंने आज लोअर दीर में एक बहुत बड़े जलसा आम से उन्होंने खिताब किया। इससे पहले वो कराची में MQM से जाके मुलाकातें कर रहे हैं, वो चौधरी बरादरान के पास जा रहे हैं। तो ये अब एक ऐसा वक्त है कि इमरान खान अब घर घर जा रहे हैं। उनको अभी ये देखिए कि बड़ी एक सूरत हाल बनी हुई है कि लोग तमाशा भी देख रहे हैं कि ऐसे वक्त में ये अदम इत्तेमाद की तहरीक जो है वो क्या कामयाब हो पाएगी। तो उस हवाले से ये एक आपने प्रोग्राम शुरू करके ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी कह लें कि इंफॉर्मेशन फ्राहम करने का जरिया पैदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त में तहरीक अदम इत्तेमाद अब एक तरफ सारी अपोजिशन जमातें जोर लगा रही हैं, और अब देखें पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने बारी नफरी के साथ 19 के करीब वो जो लोग पकड़े हैं। तो ज़ाहिर है वो मौलाना साहब के अपने ही बनाए हुए वो फोर्स के लोग हैं कि इससे पहले भी वो इन लोगों से काम ले चुके हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद वो तो सरेआम इंसारुल इस्लाम के उन लोगों को छुड़वाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में हुकूमत को और अपोजिशन को बड़े मुख्तात अपने रवैये रख के तो एक बड़े तरीके के साथ जो है वो चलना होगा। अभी ये दिंगा मुश्ती का जो एक सिलसिला बना है, मैं समझता हूँ कि आने वाला 1-2 दिन जो है इसमें हम कुछ भी तो कर सकते हैं कि जिस तरह मौलाना कह रहे हैं कि अगर इन्होंने वो बंदे ना छोड़े, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, बड़ा कुछ ही जो है वो अभी दे रहे हैं। क्या उनकी अपोजिशन की वो तहरीक जितनी फोर्स के साथ और जितने यकीन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इस तहरीक में कामयाब हो जाएंगे, मुझे जो तो मैं अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो इसको वो अभी उन्हें चाहिए कि वो अवाम के सामने लेके आए, और बकायदा अब इतने लोगों में वो कौन सा वजीर आजम लाना चाह रहे हैं। तो ये भी फैसला एक मुश्किल तरीन दौर के करीब से गुजर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आप इसके साथ साथ हमारे जो दिगर दोस्त हैं जिनको आपने आज अजीम भाई आप मेरे साथ रहिएगा। मुझे चूंकि मियाँ शोएब साहब ने ज्वाइन किया है, मियाँ शोएब साहब चूंकि तहरीक इंसाफ से हैं और इनके पास सारा बेहतर मालूमात भी होंगी। मियाँ साहब वेलकम टू द शो। मियाँ साहब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? 10 वोटों का सिर्फ फर्क है, टोटल जो फर्क है 10 वोटों का है। और जहांगीर तीन साहब कह रहे हैं मेरे पास 7 वोट हैं, खुद अलीम साहब कह रहे हैं मेरे पास तो 30-40 वोट हैं। तो क्या कहते हैं आप, ये कामयाब देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। जी आपने बड़े मुनासिब मौके पे ये प्रोग्राम रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो डिसीजन पावर है ना, वो डिसीजन पावर ना तो इमरान खान के पास है, ना ही वो डिसीजन पावर जो है वो किसी और पार्टी के पास है। पाकिस्तान में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है वजीर आजम किसने होना है। ये एक हकीकत है, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी वो ही कामयाब होगा। क्योंकि ये जो 10 वोटों का फर्क था,
ये अरबों डॉलर के मालिक हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे मुखालिफ पार्टी नून लीग हो। इनके लिए 10 वोट खरीदना कोई मसला नहीं था। ये सिर्फ खौफ की वजह से खरीदारी नहीं कर रहे थे। अगर उधर से खौफ की फिजा खत्म हो गई है तो नतीजा आपके सामने आ जाएगा। अब मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो कभी भी सही मायनों में आई नहीं है। ये जो अब पार्टियां भी जमहूरियत के नाम पे इकट्ठी हो रही हैं, आपको पता है कि ये एक दूसरे को क्या कुछ कहती रही हैं, पाकिस्तान में क्या तमाशा लगा रहा है। और ये मैं समझता हूं कि खानदानी मोरूसी तौर पे सियासत है जो वहां पे जारी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये चरबा है डेमोक्रेसी का। और इसमें ये जो अब नया बाजार लगा है, ये मैं समझता हूं कि 2022 में ये जो हमारी नई नस्ल है ये वो चीजें देखने जा रही है जो हम लोग जब नौजवान थे 90s में, 92 में, 93, 95 की जो असम्बलियां आई हैं वहां पे जो खरीदो फरोख्त होती थी, इनको ना तो कोई शर्म है ना कोई हया है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई भी खरीदारी करती है तो ये एक गलत बात है और मैं इसे बिल्कुल किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो मास्टर हैं खरीदारी के, और उनके साथ नून लीग जो है वो पहले से ही हमेशा आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रही है। आजकल वो बड़े नजरियाती बने हुए हैं, लेकिन वो मुसलसल इस नौकरी की तलाश में थे कि कहीं से जॉब दोबारा वापस मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो उधर से कोई इशारा आ गया तो 10 वोटों का फर्क कोई फर्क नहीं होता। पाकिस्तान की ये जो जमहूरी तारीख है इसमें तो 40-40, 50-50 लोग भी फ्लोर क्रॉसिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है, खासतौर पे आलमी जो हालात बने हुए हैं इसमें अगर खान साहब की हुकूमत जाती है, किसी भी वजह से जाती है, वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं जो नहीं, भी लोग लेकिन आप हुकूमत को जाते हुए देख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं हुकूमत को जाता हुआ बिल्कुल नहीं देख रहा। मैंने अपने पहले अल्फाज ही ये अदा किए हैं, जो स्टैब्लिशमेंट चाहेगी इंशाल्लाह वही होगा इस मुल्क में। लेकिन शोएब भाई आप मेरे साथ रहिएगा। मुझे चुके ज्वाइन किया है काशिफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से। जाहिर है वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। काशिफ साहब वेलकम टू द शो। काशिफ साहब क्या कहते हैं? शोएब भाई तो कह रहे हैं हम जाने वाले नहीं है, क्या कहते हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आप जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं। जिस तरह आप, अगर आपको इतनी कॉन्फिडेंस है तो आप अपने स्पीकर साहब को कहें कि वो असेंबली का इजलास बुलवा लें। क्यों नहीं बुलवा रहे हैं? क्यों ये आगे 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 उसको करते जा रहे हैं कि आप 172 पीपल इकट्ठे करें, जबकि ऐसा कोई नहीं है। जब स्पीकर असेंबली एग्री आप समझते हैं कि वो हुकूमत आपके पास वोट है, तो फिर आप को अपने स्पीकर को कहें कि वो असेंबली का इजलास बुलवा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, मैं इसका इतनी जवाब लेट मैं इसका जवाब देना पसंद जितना करूंगा आपके माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस है, तो मेरे हाल में जो आदमी कॉन्फिडेंस होता है वो अपने जलसों में ये नहीं कहता कि गालियां निकालता हो। एक आदमी को पता हो कि मैं जीत रहा हूँ, तो मैं आई थिंक वो कभी भी ये नहीं कहेगा क्यों फजलू वो ये मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक दफा आप मुझे हरा के देखो, मैं कहना मैं डी चौक पे लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अगर मैं हार भी गया तो मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। ये कोई जीता हुआ आदमी कभी भी नहीं कहता इस तरह के बात। अच्छा, मैं तो आई ये थिंक समझता हूँ कि खान साहब ने बहुत कुछ जो पहले कहा था ना वो सच साबित हुआ है। आप लोग खान साहब के मतलब ये कहते थे कि आपको शेरवानी का बटन भी नहीं देंगे, बटन जो होता है वो भी नहीं देंगे, ठीक है। खान साहब ने ना सिर्फ वो आपकी शेरवानी फाड़ दी, बल्कि खुद नहीं सलवा के वहां पे बैठ गए और 3.5 साल, 4.25 साल हो गए हैं, बुरा जुमान है। और मैं समझता हूँ खान साहब की हुकूमत बड़ी मजबूत है, उनके साथी जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं जो समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है। इससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं मिलेगा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरीके से चला हो कि पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट हमेशा एक पेज पे रही है तकरीबन ये 3.5 साल। तो आपको इससे बहुत सारी नज़ीरें मिलती हैं जहां पे हमेशा आर्मी चीफ के साथ या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात जो थे नून लीग के हमेशा खराब रहे हैं। और अब जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, अगर मैं समझता हूं कि अगर इस सूरत हाल में भी मेरे ख्याल में तो आर्मी का न्यूट्रल होना भी जो है वो पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा बल्कि नुकसान में जाएगा। नुकसान में जाएगा। आप चाहते हैं कि फौज इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहे, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहे तो ही वजारत उज़्मा बच सकती है, अदरवाइज नहीं बचेगी। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपने जमहूरी वजीर आज़म के साथ होती है। चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे आप यूके देख लें, कभी एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश नहीं रही किसी भी जमहूरी मुल्क में कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाए।
तो जो एस्टेब्लिशमेंट का खान साहब के साथ खड़े होना इस बात का सबूत है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है। और जो वो लोग जो पाकिस्तान, जिनका बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, जैसे मरियम हो या उसका वालिद हो, वो मैं समझता हूं कि वो दोबारा अगर ये गलती करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जुर्म करने जाएगी अगर वो इन लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लेके आएगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि खान साहब बिल्कुल सही खड़े हैं, और अगर उनको सल्यूट होता है फौज की तरफ से तो वो एक पाकिस्तान के वजीर आजम को सल्यूट होता है, वो सिर्फ खान साहब की शख्सियत को सल्यूट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। शोएब भाई आप मेरे साथ रहें, अजीम भाई आप भी जरूर अपना क्वेश्चन रखिएगा, लेकिन मैं ताहिर भाई से अगर पूछ लूं कि जिस तरह शोएब भाई कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक खड़ी ना हो साथ में, तब तक जो वजीर आजम की कुर्सी है ये बचाना मुश्किल है। तो जब नवाज शरीफ साहब जमहूरियत की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं वोट को इज्जत दें, तो तब जाहिर है लोग नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे। ताहिर भाई वेलकम टू द शो। ताहिर भाई क्या कहते हैं आप, आदमी एतमाद किधर जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स अदा करता हूं कि आपने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से ब्रसेल से हम शामिल हुए हैं अपना इजहार ख्याल करने के लिए। तो कुछ टाइमिंग की मसरूफियत की वजह से मैं थोड़ा सा थोड़ा सा ही, बाकी काशिफ साहब जो हैं सीनियर नायब सदर, वो फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं तो सीधी सी बात है, एक बात कहूंगा कि अपनी बात जो स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। तो आई थिंक ये अदम एतमाद की बेस पे खान साहब तो 3 दिन से बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, ठीक है, पहली तो बात ये है। बाकी रही जमहूरियत की कि हम ऐसे अवाम को देखें तो अवाम तो आज भी नून लीग को नवाज शरीफ साहब के हक में बोलती है, ठीक है। अभी अपने साथी भाई को मैं माजरत के साथ आपकी बात नहीं काटना चाह रहा था, लेकिन मुझे घबराने से हंसी आ रही है अभी सॉरी, क्योंकि मेरा दरअसल कनेक्शन ठीक नहीं रहा, इसलिए मैं आपकी कंप्लीट बात नहीं सुन सका। तो बात सारी ये है कि सियासत जब से पीटीआई ने संभाली है हुकूमत, उस वक्त से लेके इन 4 सालों में तनकीद के अलावा आप बताएं क्या किया? उसका रिजल्ट कुछ सामने आया? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ खान साहब एक पर्सनल अटैक पे उतरे हुए हैं, ठीक है। उस चीज का कोई रिजल्ट जो एक अवाम को एक वोट दे के उस चीज पे क्या खुशी हासिल हुई? नहीं, किसी को। हर बंदा उस वक्त से परेशान है जब से पीटीआई ने हुकूमत संभाली हुई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम पेट्रोल की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है। जिस वक्त दुनिया में पेट्रोल की प्राइस स्टेबल थी, उस वक्त पाकिस्तान में प्राइस हाई जा रही है, और इस वक्त दुनिया में हाई जा रही है, और पाकिस्तान में माशाल्लाह पता नहीं कहां से एक हुकूमत के पास इस वक्त जखीरा आ गया है कि जी पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमतें डाउन हो रही हैं, ठीक है। अब रही बात तनकीद की, वही जो मैंने जहां से स्टार्ट की, वो बिलावल भुट्टो की जो भी आजकल खैर कुछ लफ्ज वो डिसबैलेंस हो गए, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि खान साहब की जो पोजीशन है उनको वो जेबा नहीं देती इस अंदाज से एक अवाम के आगे बात करना। एक सियासी गुफ्तगू रखें, एक तमीज के दायरे में। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पे अपना मौकफ देना चाहूंगा। जी जरूर, बिल्कुल। शायद भाई पहली बात तो ये है कि घबराए हुए जो है ना वो लंदन में बैठे हैं, झूठ बोल के 50 रुपए के स्टाम्प पे झूठ बोल के घबरा के इधर बैठे हैं। उन्हें के मर्द बने, अगर वो थोड़े से रह गए मर्द तो मर्द बने, वापस जाएं पाकिस्तान, ठीक है। झूठ बोल के आते हैं, इक़्तिदार में भी झूठ बोल के लेते हैं, बाद में अपोजिशन में बैठ के भी झूठ बोलते हैं। पहले इन्होंने मायदा किया हुआ था, माने नहीं, फिर बाद में मान गए, हाँ जी हमने तो 5 साल का किया था। अब पाकिस्तान से भागे हैं बीमारी का बहाना बना के, और यहाँ पे खद्दे और पाए खा रहे हैं, ठीक है। इन्हें शर्म आनी चाहिए खान साहब को ये कहते हुए कि घबराना नहीं है। वो घबराने वाला बंदा नहीं है, उसने हमेशा मैदान के अंदर जंग लड़ी है और पाकिस्तानियों की वो जंग लड़ रहा है। और आपको ये बता दे कि कहां से तेल सस्ता हुआ है, ये हमारी गवर्नमेंट की, खान साहब की गवर्नमेंट की आजाद जो खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से सस्ता हुआ है। 40% पूरे दुनिया के अंदर 7 ममालिक हैं
जिनको रशिया ने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, जिन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई, उनको 40% सस्ते रेट पे रशिया जो है वो दे रहा है तेल। ये इस क्रूड ऑयल की जो प्राइस जहां मर्जी चली जाए, खान साहब की ये बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में ये तेल सस्ता हुआ है। तो इसलिए आपको तेल महंगा हो जाए तब भी आपको हजम नहीं होता, तेल सस्ता हो जाए तब भी आपको हजम नहीं होता। इसलिए अपने लीडर से कहें कि घबराना नहीं है, पाकिस्तान आओ, जरा जेल आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। तो बाकी रह की बात ये चोर डाकू हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, इनको इसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है, किसी सूरत में ये इक़्तिदार में नहीं आ सकते चोर रस्ते के अलावा। अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते ना, इन्होंने कब का ये काम कर गुजरना था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों चोर पार्टियां हैं, ये आपस में एक दूसरे के जो है पेट फाड़ने की बात करती थी और घसीटने की बात करती थी। मेरा ख्याल है अब कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है जरदारी साहब को घसीटेंगे, उनको पता नहीं पतलून से पकड़ेंगे कि या उनको गर्दन से पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि घबराना नहीं है। इन्हें पता है कि कौन घबरा के पाकिस्तान से भागा। लेकिन शोएब मियां शोएब साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज़रा वो एक दूसरे का पेट फाड़ेंगे, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी तो कह रहे थे कि ये शेख रशीद साहब के साथ या परवेज इलाही के साथ मैं तो असेंबली में बैठक ज़रा नहीं करूंगा, मैं तो इनके साथ हुकूमत में इत्तेहादी नहीं बनूंगा। वो खुद इत्तेहादी नहीं सर, ये तो छोटी मामूली बात आप कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि मैं तो इसको चपरासी भी नहीं रखूंगा। मेरा ख्याल आप बोलते हैं। और सेकंडली आप जो कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत, सर मत अफवाह, आपके प्राइम मिनिस्टर का ये बयान था कि हमने टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा इकट्ठे करनी है, ठीक है। उस वजह से हम अपने पेट्रोल को अपने गवर्नमेंट के बाजू के अपनी सख्त पर वो कर रहे हैं। आप इनका बयान कल या परसों का देख लें। जैसे आप फरमा रहे कि रशिया ने इंडिया और पाकिस्तान को उनकी खारजा पॉलिसी की वजह से पेट्रोल आसान थोड़ी कीमतों पे दिया है, ये आप अपने से आप बता रहे हैं। आप इंटरनेशनल वाइज पता करें, ये आपकी आपके इमरान खान आप यू टर्न ले रहे हैं इमरान खान की तरह। फिर इमरान खान साहब फिर झूठे हैं या फिर आप झूठे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं, नहीं है, मैं आपको लिंक भेजूंगा उनकी स्पीच का। वो फरमा रहे थे कि हमारी पॉलिसी थी, हमने लोगों से टैक्सेस बहुत ज्यादा कलेक्ट किए हैं जिसकी वजह से ये पेट्रोल की पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, हमने कम किए हैं। कम नहीं किए, एग्जैक्ट 10 दिन पहले 10 रुपए बढ़ाया है और ठीक 10 दिन बाद 5 रुपए उन्होंने डाउन कर दिया जब इन्होंने ओपोजिशन वालों ने तरीके अदम की तहरीक पेश की है। ये आप फरमा दो रहे हैं ना कि ये डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये चोर है। ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने पकड़ते क्यों नहीं है? बल्कि आज आप कि अगर मैं चोर हूँ, डाकू, 4 साल में आपकी हुकूमत है केपी की में, और प्लस 4-5 साल पहले हुकूमत कर चुके हैं, 9 साल हो गए हैं। आपने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कोई ऐसे केसेस थे, या वो चोर है या डाकू है या फजलू है, जो भी आपको पुकारते हैं, आपने अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई केस ऐसा आया हो जिससे पता चला हो कि वाकई वो चोर आदमी है, उसने अवाम के पैसे लूटे हैं, वो डाकू है। चोर डाकू कहने से इंसान चोर डाकू नहीं बन जाता सर। अगर वो वाकई चोर है, अगर आप यही कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ ये बताएं सर, नवाज शरीफ को बाहर जब आप ये बताना पसंद फरमाएंगे किसके साइन पर वो इंग्लैंड गया है, ये बताएं। अगर आप समझते हैं तो मैं आपको सारा कुछ बताता हूं, आप ये लेकर आए, क्यों नहीं ला सकते? फिक्र ना करें। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, एक मिनट काश साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, ठीक है, आप लोगों ने खुद से इजाजत दी तो वो अपना इलाज करवाने इंग्लैंड गए। जी मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि इस चंद हफ्तों के लिए बाहर गए थे, चंद हफ्तों के लिए, ठीक है, झूठ बोल के उन्होंने कहा इलाज करवा के वापस आ जाऊंगा। हमारे पाकिस्तान में आप उसकी पार्टी में बैठे हैं, झूठे शख्स की पार्टी में आप लोग बैठे हुए हैं। आप आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा है, डॉक्टरों से कांटेक्ट किया है, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, अभी इनका इलाज हो रहा है।
उनको जवाब भी आ चुका है। कितने फिर भी हफ्ते आप के नहीं लिए मान था रहे हैं तो वो? कितने हफ्ते के लिए था? कितने हफ्ते के लिए था? आपको नहीं पता कितने हफ्ते के लिए था? उसके लेकिन सर अलावा वो दो उसके बाद ये इश्तिहारी डिक्लेयर हुए हैं, कोई हफ्ता इश्तिहारी नहीं लिखा है। हुआ सर। आपका लीडर इश्तिहारी है और बुजदिल बन के लंदन में बैठा हुआ है। आप लोगों को चाहिए उसे कहे पाकिस्तान जाए, जाके अदालतों का सामना करे। सर आप अभी अच्छा चले सर, ठीक है, मेरी बात आप सुने। किस अभी कानून की आपने बात करते फरमाया हैं? है एक ऐसे सर, बंदे के एक पीछे आप मिनट, खड़े हैं जो आपके चोर और अभी डाकू है, आपने कहा पाकिस्तान है से झूठ कि बोल के बाहर आया हुआ है। आप काशिफ, कैसे सर आप आपने कैसे अभी उस कहा बंदे की कि हिमायत कर सकते हैं जो यहाँ पे सर छुप के बैठा हुआ है? उसे कहे इश्तिहारी को वापस सर जाए। आप आप में मुझे ये अभी अखलाकी कह जुर्रत होनी रहे, चाहिए कि काशिफ उसे आपने आप भाई, अपनी चोर और जुबान डाकू से कह सके। फरमाया है सर, आपने अभी अपनी जुबान से कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। आपने यही कहा है ना अभी, बिल्कुल ठीक है मैं ना? कहता हूँ। इसका मतलब तो ये, मेरी बात सुने ना, आप मानते हैं इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान बैठा हुआ है, क्या अब क्या वोट की नवाज पावर शरीफ से नहीं आया एस्टेब्लिशमेंट की वो। वजह से नहीं आप ये आया? फिर क्या इसका भुट्टो जवाब देना एस्टेब्लिशमेंट की पसंद वजह से करेंगे? नहीं आया आप था? ये फिर क्या मानेंगे कि पाकिस्तान में सारी हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट नहीं कराती इस्टेब्लिशमेंट ने रही? ऊपर आया? आप बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात। मैंने सच्चाई बयान की है और मैं इस पे कायम हूँ। कैसे आप कहते हैं पाकिस्तान सर? में आप, एस्टेब्लिशमेंट अब एक मैंने बहुत तो कोई बढ़िया। एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन नहीं उठाया। अभी आज भी तकरीर में उन्होंने यही कहा है, आप भी आज भी ये तकरीर में फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को रिस्पेक्ट दिया करो, इन्हें फजलू ना कहो। ठीक है, ये क्या है यार? ये आप गेम खेल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर है यार, कभी कहता है मैंने बाउंसर मारना है। तो भाई मेरे, आप एक पाकिस्तान को चला रहे हो, क्रिकेट को चला रहे हो। मैंने यार्कर मारूंगा, एक यार्कर को, एक यार्कर पे तीनों को आउट कर दूंगा। तो तीनों को खुदा आउट के कर लिए दिया ना पाकिस्तान उन्होंने। का साढ़े सोचे, पौने 4 साल खुदा हो के गए लिए हैं, यार, ये आउट कर दिया पाकिस्तान को तीनों को। क्रिकेट अच्छा, बनाता रखे। अब रो के आप बैठे क्रिकेट हुए नहीं हैं, खेल इनका रहे हैं बनना अब भी कुछ सर, नहीं आप है, कुछ क्रिकेट नहीं के बनना। कप्तान नहीं है, आप कप्तान नहीं है सर क्रिकेट के। एक मुल्क को चला रहे हैं, एक मुल्क का काशिफ, प्राइम मिनिस्टर इस तरह के अल्फाज देव नहीं देते नहीं उनको। नहीं 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 नहीं, सर कितने पीटीआई साल ने हो गए हैं, पाकिस्तान मेरी को मेरी क्रिकेट का लाइफ मैदान समझा हुआ 46 है। ईयर, मेरी, मैंने आज पीटीआई ने तक ऐसी पाकिस्तान, लैंग्वेज काशिफ की साहब प्राइम काशिफ मिनिस्टर साहब एक मिनट, नहीं। काशिफ साहब एक हम मिनट, मैं इश्यूज ये पे बात बात करके करते हैं, खत्म इश्यूज करता पे हूँ। बात करें। मैंने काशिफ जब भाई, आप इस काशिफ चोर और भाई, डाकू को वापस एक भेजें, मिनट, पाकिस्तान वापस भेजें इसको। इसे कहें कि सर अदालतों का ये सामना मेरी करे, बात जाके गवर्नमेंट का सुनिए। बुजदिल काम है, मत ये बने। हमारा काम नहीं है। इसे सर कहो ये आपकी बुजदिल ना गवर्नमेंट बने, का काम है। वापस अगर कोई जाए। चोर है, ये डाकू है, बुजदिल इधर दुनिया पाकिस्तान, में सर इस बैठा वक्त हुआ है। सर खान साहब जब ने, उस पे इस बुरा सर वक्त टाइम आता है, इस बाल वक्त भाग ये खान आता है, साहब आपका ने काम है, आप बोले गवर्नमेंट का वापस पाकिस्तान काम जाए। है, क्रिकेट उसको का लेके मैदान आप समझा चोर हुआ है। डाकू समझते हैं। काशिफ भाई, काशिफ पाकिस्तान अगर वो भाई, वाकई में में इस मान वक्त नहीं खान है साहब ने, चोर है, आप सुने बोले एक कि मिनट, लाइन क्यों नहीं ला रहे? काशिफ काशिफ एक काशिफ भाई, मिनट, अगर अगर मैं जी हम जी सर, टॉपिक पे बात कर लें, चूंकि हम एतमे एतमाद पे बात करने आए थे, तो जी दरमियान में जी सर, चोर आप और वही डाकू का आप केस। टॉपिक पर हैं। बिल्कुल सर, ये आप, जी जी सर, आप बताएं, जी हुक्म करें सर। बिल्कुल, चूंकि हम एतमाद पे बात करने आए थे, तो चूंकि डाकू और चोर पे बात चली गई, चूंकि ये पार्लिमानी अल्फाज नहीं है डाकू और चोर के, चूंकि हमें जी पार्लियामेंट इस के बात को अंदर रहना बता देंगे, चाहिए तो बिल्कुल सर। ये पार्लिमानी तो अल्फाज ये तो इस्तेमाल करने के पीटीआई लिए। की जी ये जी तो जी शुरू से पीटीआई की आदत है कि तनकीद और ये इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करें उस चीज से गरेज करें और सियासी गुफ्तगू रखें। ये डाकू चोर ये वो, ये हम यहाँ पे, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करने आए, ना कि ये क्रिकेट का मैदान है। खान साहब जो है वो बॉलर है और उन्होंने विकेट उड़ानी है जी, ठीक है। हर बात पे वो कप्तान कप्तान की बात कर देते हैं पीटीआई वाले। हम इस चीज को जरा साइड पे रखें, ठीक है। बाकी ये है कि मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए आया था, मेरा टाइम तो पूरा हो गया, मैंने अभी थोड़ी सी मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो बाकी ये है कि काशिफ साहब आपसे कंटिन्यू बात करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ भरपूर एक तरीके से शामिल जी होंगे। शायद भाई, मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, आपका जो आज का प्रोग्राम था वो जिस हवाले से था उस पे मैंने अपनी पूरी ब्रीफली आपको कह दिया है कि 100% की जो तहरीक है ये नाकाम होगी, क्योंकि ये अखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई पार्टियां हैं। यहाँ पे सिर्फ डिक्टेटर जो हैं वो पार्टियों के सरबराह बन के बैठे हुए हैं। यहाँ पे पहले बाप है, बाप के बाद उसका बेटा है, उसके बाद उसकी बेटी है या उसका बेटा है। ये जमहूरियत नहीं है। पूरी दुनिया में ये कहीं पे जमहूरी निज़ाम नहीं है कि ये खानदानी पार्टियां, और दुनिया में सिर्फ एक पार्टी है पूरी दुनिया में जो किसी एक शख्स के नाम पे बनी हुई है। इन लोगों को जमहूरियत की अलफ बे का नहीं पता। मैं ये समझता हूँ कि ये खानदानी जितनी भी पार्टियां, अगर कल को खान साहब के भी बच्चे तहरीक इंसाफ में आके इसके सरबराह बनने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली मुखालफत मियां शुएब करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत ही नहीं है पाकिस्तान में, ये जमहूरियत का चरबा है। और जितने लोग भी इस जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं, मैं समझता हूँ वो अंतहाई गलत रवश अख्तियार करते हैं। ये किसी सूरत में जमहूरियत नहीं है। इनको पहले तो ये चाहिए कि किसी अखलाकी पॉइंट पे इकट्ठे हों। अखलाकी पॉइंट सबसे पहले तो ये बनता है कि अगर एक आपका साबका 3 दफा का वजीर आजम मुल्क अच्छा, की यहाँ पे अदालतों मैं के सामने, शाहिद साहब आपका थैंक्स करता हूँ, मुझे इजाजत दें।
मेरा कुछ टाइम हो गया हुआ है, बाकी आप सबको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम गुफ्तगू होगी आप लोगों के साथ। ठीक ठीक, ताहिर भाई शुक्रिया आपका। लेकिन अजीम भाई आपके पास आ जाऊं। जिस तरह मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये जमहूरी जमातें नहीं है, मौरूसियत है इनमें, लेकिन ये तो चूंकि पाकिस्तान का एक ज़ाहिर है वहाँ पे कल्चर है। पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं उसमें यही होता है हमेशा के बाप बेटा, उसके बाद आगे चलता रहता है ये सिलसिला। लेकिन एक दूसरा दूसरा यहाँ पे आप देखें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, तो इन्होंने भी यही किया है कि जितने भी नजरियाती लोग थे उन नजरियाती लोगों को बाहर रखा हुआ है इन्होंने। देखे जहांगीर तरीन साहब ने बहुत बड़ा इनके साथ, खान साहब के साथ उनका एक रिश्ता था, एक ताल्लुक था, एक पार्टी के साथ हो रहा है, लेकिन उनको उन्होंने बाहर रखा। खुद हलीम साहब को बाहर रखा, बाकी बहुत सारे लोगों को बाहर रखा। क्या यही यही वजह है कि इनको आज अदम एतमाद का सामना है? देखें मियाँ साहब अभी काफ़ी सारी बातें अपनी पार्टी के हवाले से और वज़ीर आज़म इमरान खान को इन्होंने बड़ा डिफेंड करने के लिए काफ़ी सारी बातें। मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो क्या तहरीक अदम एतमाद, ये जो तहरीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा खतरा है, क्या इनको अपोजिशन जमातों से खतरा है या इनके अपने अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा खतरा है? अभी काफी दिनों से बार बार आवाजें जो उठ रही हैं कि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बांटा जा रहा है, अरबों रुपए बांटे जाएंगे। और इस बात पे बबांगे दुल जो है वो बता रहे हैं कि 24 के करीब तहरीक इंसाफ के अपने ही इत्तेमाद वाले वो लोग हैं कि जिन जिन जिनके इन पार्टीज ने, अपोजिशन पार्टीज ने बताया कि हमारे पास इतने इतने नंबर्स में ये लोग मौजूद, और काफी दिनों से वो ऐलान भी कर रहे हैं और पैसे भी तकसीम किए जा रहे हैं। तो अगर वाकई इमरान खान साहब के पास बहुत ज्यादा इत्तेमाद है और जिस इत्तेमाद के साथ वो इस तहरीक को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने जलसों में जवाब दे रहे हैं, तो क्या वजह है कि अलीम खान जो है वो जाके उधर नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं? अलीम खान और ये जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पिलर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की पीटीआई जो है वो ना सिर्फ मुस्तहकम हुई, बल्कि पीटीआई में एक ऐसी वलवला खेज एक कुव्वत जो है वो हमने देखी कि पूरे पाकिस्तान में वो एक रूलिंग पार्टी की हैसियत से नजर आई। तो क्या वजह है कि पीटीआई के अपने ही लोग जो हैं वो इस तरह मुतनफर होके तो दूसरी पार्टीज के साथ बैठ रहे हैं? अब इस आ जाते हैं तरीके अदम एतमाद पे। इस तरीके अदम एतमाद को बहुत सारे लोग इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की आज तक की तारीख उठा के देखें तो कभी भी कोई भी हुकूमत जो है अभी तक तरीके अदम एतमाद की वजह से नहीं गिराई जा सकी। तो ये अगर अपोजिशन ये दावे कर रही है कि हम इस हुकूमत को नंबर ऑफ वोट्स के जरिए जो है 172 हमारे पास नंबर्स हैं तो हमें इसको दिखाएंगे कि हम ये हुकूमत गिरा लेंगे, तो क्या ये इस मौजूदा हुकूमत की जो है वो नाकामी है? तो मियाँ साहब हमें इस बात का ये भी बताएं कि इनके अपने जो पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो क्यों इस तरह उनमें बहुत ज्यादा ये बदनामी पाई जा रही है कि ये पैसा अपोजिशन में नहीं बल्कि पीटीआई के अंदर ही ये बांटे जा रहे हैं। तो अब पीटीआई जो है उसके घर के अंदर ही ये सारा कुछ चल रहा है। तो इस आपके पास इस बात का क्या जवाब है? जी मियाँ साहब। जी मैं बिल्कुल, देखें जी डॉक्टर साहब, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है मैं बड़ी खुली बात करने वाला बंदा हूँ। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स जो है वो चाहे जिला की बुनियाद पे हो या आपके प्रोवेंस की या पूरे मुल्क की बुनियाद पे, वहाँ पे हर वक्त पावर पॉलिटिक्स हुई है। और पावर पॉलिटिक्स की डायमेंशंस जो हैं वो कभी भी अखलाकियात पे नहीं रखी गई। आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से इल्म है कि एक वक्त था जब लोग जो हैं वो जमहूरियत को ये समझते थे कि निजात दहिंदा है पाकिस्तान की, ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो निजात दहिंदा है। लेकिन पिछले 30-40 साल में ये तजर्बे से साबित हुआ है कि वो पार्टियां जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करती थी, एंड में पीपल्स पार्टी तक वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करना छोड़ गई, जिस वजह से यहाँ पे मरूसियत आ गई। और मैं समझता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स एक ऐसी आप समझ लें कि जिसके सीने में दिल नहीं होता। जब मौका परस्त लोग मौका देखते हैं तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि
बुज़दार साहब की जो अपॉइंटमेंट थी उससे पार्टी खुश नहीं थी। पार्टी के अंदर मैं कम से कम यूरोप के पार्टी के स्टेज पे मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि बुज़दार किसी तरीके से भी ये इस ओहदे का हकदार नहीं बनता, और पार्टी के अंदर भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। देखें, जो बुरे वक्त में खान साहब के साथ लोग खड़े रहे उसमें अलीम खान थे। मैं समझता हूँ कि अलीम खान एक जुर्रत वाला बंदा है, और इसने उस वक्त पार्टी का साथ दिया जब नून लीग के सामने लाहौर में कोई पीटीआई का झंडा लगाने को तैयार नहीं था। उसके बाद जहांगीर तरीन की भी इसमें कोई शक नहीं है, पर बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने बहुत पार्टी पे पैसा खर्च किया है, और अपनी पूरी जो दानिशमंदी थी वो उन्होंने इस पार्टी के लिए लगाई है। अगर किसी भी वजह से वो लोग नाराज होते हैं तो उनको मनाना चाहिए, उन लोगों को पार्टी का हिस्सा बनाना चाहिए, और वो ऐसे लोग हैं जो पार्टी को आइंदा जाके भी पार्टी के काम आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने अगर ये फैसला किया तो खान साहब जो वो एक पार्टी के लीडर है, वो ना तो कोई नबी है ना ही वो कोई ऐसे वली हैं कि जिनकी हर बात दुरुस्त हो। हम लोग जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत की बात करने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुज़दार का जो फैसला था वो वक्त ने साबित किया है वो ठीक नहीं था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मियां साहब, बिल्कुल ठीक। आपकी बात से अगर मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो काशिफ अभी कह रहे थे कि आप ज़ाहिर है कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, जब अलीम साहब खुद उनको मिलने के लिए लंदन आ रहे हैं तो उनको जाने की जरूरत क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन की कोई मुलाकात नहीं हुई, ये बिल्कुल जो अफवाहें हैं, कोई कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं हुई। आपको कोई तस्वीर मीडिया पे नहीं मिलेगी, ना आपको कुछ ऐसा हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो नवाज शरीफ से मिलने इधर आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये वक्त आपको बताएगा। मैं ये समझता हूँ कि नवाज इस जैसा जीरक इंसान जो है, जहांगीर तरीन जैसा जीरक इंसान, ये कभी भी अपनी सियासी मौत नहीं चाहेगा कि वो जिनको चोर और डाकू कहता रहा है आज उनके साथ जाके वो बैठ जाए। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन के अंदर इतनी अखलाकियत है, वो घर जरूर बैठ जाएगा, वो कभी भी नून लीग का साथ नहीं देगा। जी सर, अगर नून लीग का साथ नहीं देता, पीपल पार्टी का साथ दे देगा तो फिर तो आपको कोई इतराज नहीं होगा। देखिए जी, मेरे लिए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये अब एक ऐसा मतंजन है, ये ऐसा एक मतंजन है जिसमें कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी कौन सी है और नून लीग कौन सी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाए या फजल रहमान का साथ दिया जाए या अपोजिशन की किसी भी पार्टी का साथ दिया जाए, जिनको वो चोर और डाकू कहते रहे हैं, ये अखलाकी मौत होगी। कोई भी शख्स जो नून लीग के साथ जाके खड़ा होगा या अपोजिशन के साथ जाके खड़ा होगा। अलीम खान साहब किसकी इजाजत के बगैर वो मिलके हैं 3 घंटे? क्योंकि वो अलीम खान एक आजाद आदमी है, अलीम खान को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो एक दलेर बंदा है, और उसने नून लीग का सफाया करने में लाहौर से बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि अलीम खान जो है वो खान का सिपाही है। आखिरी जो उसकी तकरीर है जो उसने जहांगीर तरीन खान के घर में किया, उसने वहां पे भी यही कहा है कि हम पार्टी का हिस्सा है, हमें पार्टी जो नाराजगी थी वो हमने खान साहब को बता दी है। तो मेरे ख्याल में जमहूरी पार्टियों में ये सिलसिला चलता रहता है। अगर आप लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो अमेरिका में भी ये चीजें चलती रहती हैं, यूके में भी ये चीजें चलती रहती हैं। पार्टी के अंदर इख्तिलाफ का आपको हक होता है। तो एक जमहूरी पार्टी है, इसलिए मैं ये हर सूरत में ये समझता हूं कि अगर अलीम खान ने अलम बुलंद किया तो उसने और जहांगीर तरीन ने सही अलम बुलंद किया। पार्टी के अंदर अपने हकूक मांगने चाहिए। जी जी सर, ये इसी बात को मैं आपको काट रहा हूँ। फिर इमरान खान जब नवाज शरीफ या जरदारी मिलते हैं, आप फिर वो घसीटने घसाटने वाली बातें शुरू कर देते हैं। जब इस वक्त मुल्क में महंगाई हुई है या मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आपका, देखिए कल की बात है, ये आपके सारे चैनल दिखा रहे हैं, आपका माई बाप कौन है, आपका मीडिया भी आजाद नहीं है, आप तो नाम तक नहीं सामने लेके आ सके। ये आपका मीडिया भी आजाद नहीं है। आप लोग इमरान खान साहब ने पीएम का नाम नहीं सामने ला सके। आप लोगों में इतने शदीद अख्तलाफात हैं, आप लोग एक दूसरे के पेड़ फाड़ते रहे हैं। अब आप समझते हैं कि इकट्ठे होकर सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात चले, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये आपकी सियासी खुदकशी होगी। सर जी आप मेरी बात भी सुनिए। आप कह रहे हैं तरीके एतमाद ये हो ही नहीं सकती है, ये कभी 172 बंदे इकट्ठे ही नहीं कर सकते। जब आपको इतना यकीन है 172 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते ओपोजिशन वाले, आपको इनके पीएम की क्यों इतनी फिक्र पड़ी हुई है? इसका जवाब दे दें सर। ये तो बात की बात है, जब इतने कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नजरियाती तौर पे एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ एक एजेंडे पे इकट्ठे। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, जेलों से बचना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना या तरीके अदम एतमाद पेश करना हर इंसान का हक है। अगर अपोजिशन को अगर ये अथॉरिटी है, अगर वो देख रहे हैं मुल्क में ऐसे हालात पैदा हुए हैं, वो हक रखते हैं कि तरीके अदम एतमाद पेश करें।
आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं हर चीज आपके सामने है, हर स्पीच में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर आप अपने फिर अपने आप को फूल करें, वो ने इमरान खान साहब बल्कि के तरीके एतमाद का शौक पूरा करें। हम आते हैं मैदान में, कल ही अपने मैं स्पीकर को कहता हूं का गिलास बनवाए और दूध का पानी का पानी हो जाता है। आपको इस दूध में से छाछ के अलावा कुछ नहीं मिलना, मलाई आपके हाथ नहीं आनी, आप बेफिक्र हो जाएं, आप लेके आए, वो जुर्रत वाला बंदा है आपका सामना करेगा। आज भी और पीटीआई के सारे वर्कर्स खान साहब के साथ खड़े हैं, आपको जिल्लत के अलावा अपोजिशन को कुछ हाथ नहीं आना। सर मैं तो वो कह भी नहीं रहा कि आप कथे नहीं है, वो तो आपके लोग खुद जाके मिल रहे हैं। नवाज शरीफ मिलने तो नहीं पाकिस्तान आया अलीम खान को, 3 घंटे की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ आ नहीं सकता, चोर और डाकू है, छुपा बैठा, वो कैसे आएगा पाकिस्तान में? जेल उसका इंतजार कर रही है, झूठ बोल के बाहर गया हुआ है। आप कहते हैं नवाज शरीफ नहीं आया, बुलाए नवाज शरीफ को, उसे कहीं आके अपनी पार्टी को लीड करके जेल में बैठ के क्यों बैठे हुए हैं? मैंने आपकी सारी बातें मान ली सर। आप कह रहे हैं चोर डाकू, अलीम खान एक बहुत अच्छा आदमी है, उसने बहुत इमरान खान साहब के साथ ऑपरेट किया है, बहुत नडर आदमी है। वो फिर वो 3 घंटे मुलाकात क्यों किया उसने नवाज शरीफ साहब से, इसका जवाब दे दें मुझे सर प्लीज। दूसरा मियां साहब मेरा भी एक सवाल है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, तो हमारा ये तो बनता है कि उनका मतलब हम इज्जत करें, उनको एहतराम से बोलें। तो चोर डाकू अगर उनको कहा जाए, मैं तो नहीं कह रहा, उनको सिसिलियन माफिया हमारी अदालतों ने कहा है, उनको चोर हमारी अदालतों ने कहा है, उन्हें डाकू हमारी अदालतों ने कहा है, और पाकिस्तान की उन्होंने जेल में डाला है, और मियां शुएब ने जेल में नहीं डाला, तरीके इंसाफ में ने जेल में नहीं डाला, पाकिस्तान की अदालतों ने जेल में डाला है। इसलिए मैं उनको चोर डाकू तो कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पाकिस्तान की अदलिया कह रही है उनको चोर डाकू, पाकिस्तान की अदालत ने बाहर बैठा हुआ है, पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है, दिखाए। सर उसी अदालत ने 2 दफा उनको बहाल किया था, उनके सारे केसेस खत्म किए थे, इज्जत तरीके पे बरी हुए थे, और फिर आपके 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये उन्हीं की इज्जत अल्लाह ताला ने बख्शी है। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अवाम ने उनको वोट दिया है। अभी भी पंजाब की असेंबली में देख लें, बल्कि जिमनी इलेक्शन देख लें, जहां भी जिमनी इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा है कि नवाज शरीफ की लीड आगे से बढ़ी है। आप मानेंगे? आप लोगों आपकी देखो जी, मैं शायद भाई मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मैं माजरत चाहता हूं, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सारी गुफ्तगू को। ये जो मैदान लगा हुआ है ना, मैं ये समझता हूं कि अगर इसमें खरीदारी चाहे पीटीआई करे, चाहे खरीदारी कोई भी जमात करे, मैं उस पर पेश की लानत भेजता हूं। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर साबित होता है कि पीटीआई ने किया या किसी ने भी किया है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये 90s की सियासत वापस नहीं आनी चाहिए। हर सूरत में पाकिस्तान में ला के मुताबिक काम चलना चाहिए, और सारी पार्टीज को ये चाहिए कि इस खरीदारी के खिलाफ वो इकट्ठी खड़ी हों। जो मुझे तो लगता है कि ना तो कुछ शर्म है ना हया है, चाहे इन्होंने खरीदारी करके हुकूमत बना भी ली, मेरे ख्याल में हर सूरत में ये जो है वो एक लानत होगी, जो भी अपने ऊपर मलेगा, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे ये अपोजिशन की पार्टियां हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चरबा जमहूरियत है, इस चरबा जमहूरियत में अगर खरीदारी होती है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, लेकिन यहाँ पे सवाल एक और है कि सेनेट में जब खरीदारी पीटीआई करती रहती है तो तब तो आप कुछ नहीं कहते हैं, उस वक्त तो आप पीटीआई के साथ ही होते हैं, और आज जब कौमी असेंबली में खरीदारी की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं जी। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैंने अपना स्टार्ट इस चीज से लिया था, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की ही सीट पे बैठ के वजीर आजम हमेशा कोई बनता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई सूरत हाल नहीं है। आप भी इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे अलावा ये ना कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा। हकीकत यही है, नवाज शरीफ अगर 3 दफा आया है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आया है। खान साहब अगर बैठे हुए हैं, अगर इन पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना होता, खान साहब किसी सूरत कतार में नहीं आ सकते थे। हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है। मैं ये समझता हूं कि अगर सेनेट के अंदर भी जो कुछ भी होता रहा है, वो एस्टेब्लिशमेंट का उसके पीछे हाथ था। और मैं ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को, सारी पार्टीज को मिलके पीछे धकेलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब आपको उसकी जरूरत है आप उसकी गोद में बैठ जाएं, बाद में जाके आप बाहर जाके इश्तिहारी बन के वहां पे तकरीरें करेंगे जी आप पाकिस्तान की फौज जो है फौज की वजह से सबको पता था, और सबको इस बात का पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का खेल है। तो फिर
फिर आपको नवाज शरीफ को भी चोर डाकू नहीं कहना जे बनता मेरे हाल में। भाई साहब हम नहीं आप एस्टेब्लिशमेंट का खेल कह रहे हैं चोर डाकू। काशिफ भाई आप हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं चोर डाकू? आप इतनी बातें और की, चोर मेरी बात डाकू भी सुन लेना सर। हमें ना सर, कहे मेरी बात पाकिस्तान भी की सुन लें, अदालतें आपकी मैं चोर बात डाकू पे रिश्तेदारी कहती हैं, पाकिस्तान की सर मेरी अदालतें बात उनको भी सुनने सिस्टम पहले आप माफिया अपनी बात कहती हैं। करते जा रहे हैं। ये मियां शोएब का सर फैसला लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा सर फैसला मेरी बात नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की अदालतों का लिखा आप हुआ अपनी फैसला है। जुबान पे आप कैम प्लीज प्लीज एक मिनट मेरी बात भी सुन लें। आपने खुद कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने 3 दफा नवाज शरीफ को बनाया, इमरान खान को भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बनाया। सर पर जब आप ये खुद कह रहे हैं, अपनी जुबान से कह रहे हैं, फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की गेम है कि उसको चोर डाकू कहा जा रहा है। फिर जब वो दोबारा होकर साफ आ जाते हैं 2 दफा, फिर पहले भी उन पर इल्जाम लगाए थे ना, आप कहते हैं 10 साल का मुआहदा करके चले गए। आप कह रहे हैं ना ठीक है वापस आए हैं ना, वो उनके सारे केसेस खत्म हुए तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने ना, बनेंगे नहीं सर। आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेहतर कर लें, उन्होंने खुद सर कहा मैंने आपकी बात की फॉलो कर रहा हूँ। 10 साल का नहीं किया था, फिर पहले झूठ पाकिस्तान बोलते का रहे। सर एज ए पाकिस्तानी आप, फिर सर एज ए पाकिस्तानी आपके मुल्क में कुछ जमहूरियत नहीं है, आप ये मानते हैं, बार बार एस्टेब्लिशमेंट पर जोड़ देंगे। फिर तो सीधा कहें कि ये फौज का आ रही है, फौज को कहें कि आज के सामने क्यों नहीं कह रहे सर आप? फिर साहब के इस चीज से भी डरते। काशिफ मुझे ये बताएं कि अगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना लेती हैं, तो वो मुझे आप ये बताएं कि अभी कामयाबी के बाद वजीर आजम किसको बनाएंगे? देखिए आप सर, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ ना सर। कल भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये बात की बातें हैं। पहले तो अभी तक तो ये खुद ही कह रहे हैं कि ये कामयाब ही नहीं होगी। अगर हो भी जाती है, उन्होंने तो ऐसा प्लान बनाया हुआ है जिसकी जो सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं नून लीग की अगर सीटें ज्यादा है, अगर ये उनकी आपस की बातें वो अभी आउट नहीं करना चाह रहे, उनसे भी ये कल क्वेश्चन किया गया है, शबाकी से उनसे भी किया गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि पहले ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये खत्म तो हो, ये हमारे हाथ में आता है, फिर हम आपको ये फैसला बताएंगे। ये हक में नहीं आना, दूल्हे का इंतखाब ही नहीं होगा, इलेक्शन करवा लिया जाए। इलेक्शन एक में मेरी बात करने का नहीं पता दूल्हा कौन होना है सर। दूल्हा हो गया दूल्हा, आप तो वैसे ही कॉन्फिडेंस में है। वो तो कह रहे हैं कि हमने ये इसको राज रखा हुआ है, जब हम अगर हम कामयाब हो जाते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम सर ये भी कहा कि हम 100% श्योर भी नहीं है कि नाकाम भी हो सकती है। ये देखिए इसमें क्या बड़ी बात है कि वो खुद भी कह रहे तीनों लीडरों ने कहा साहब कामयाब होंगे, इंशाल्लाह खान साहब कामयाब होंगे। खान आपकी जो आप खुद कह रहे हैं कामयाब होंगे, अभी आप ये कंफर्म बात है। आप देख लीजिएगा शायद भाई इस तरीके के बाद दोबारा मुझे लीजिएगा, मैं काशिफ साहब के सामने बैठ के ये दावा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये तहरीक जो है वो नाकाम होगी, क्योंकि ये चोरों का टोला है, ये कुछ नहीं कर सकता। इनके सामने एक दलेर शख्स खड़ा हुआ है और उसने इन सब की विकटें उड़ा दी हैं पिछले 4 साल के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट ने उड़ाई है, अभी कह रहे हैं उड़ा दी है। सर मैं आपकी कौन सी बात पे अमल करूं? आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के सारे पे सारा कुछ हो रहा है, अभी कह रहे हैं उसने उड़ा दी है। आपकी कौन सी बात पे मैं 83 विकटें आपकी उड़ा दी? किसकी बात में यकीन करूं? आपकी पहली बात में या एस्टेब्लिशमेंट वाली उठ गई हैं? नहीं कितने उड़ाई हैं, फिर ये भी बता दें। मियां साहब तो सही ना आप हंस रहे हैं, ये हंसने का इसका जवाब नहीं है। ये आप माने कि हमारा मुल्क एस्टेब्लिशमेंट 1947 से लेकर अब तक फिर एस्टेब्लिशमेंट ही चला रहा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। ये इस बात को आप एग्री करें। अपनी एजुकेशन बढ़ाएं और कोशिश करें कि पुरानी गवर्नमेंट्स का सारा कुछ पढ़े, पाकिस्तान की तारीख पढ़े। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आज तक गवर्नमेंट नहीं आई। आप पता नहीं किन, मैं समझता हूँ किसकी। सर मैं तो मान रहा हूँ, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान फिर क्यों कह रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं आप? फिर क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सर मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट पे रहे ना, फिर किए ना कि इमरान खान नहीं है। इमरान खान भी इनका इमरान खान साहब इनका मोहरा होगा, फिर आपके आप कुछ भी नहीं है। ये फिर खराब हो खड़े हैं आप लोग जो हैं वो, आप इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडियन फौज के साथ खड़े हैं। ये इंडिया इसलिए पाकिस्तान की बयान दिया कि हम इंडिया से अच्छे तल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप फिर क्या कहेंगे? ये चीज को जोड़ दें सर। आप आती क्वेश्चन आपका इमरान खान या नवाज शरीफ, ये मत के आपका जो मुसलमान पहले पाकिस्तान होना कर दिया उसके साथ मौजूद यही रहा है कि नवाज शरीफ आपकी स्पीच का मौजूद यही रहा है, आपका ये
काशिफ भाई, जो मुसलमानों पे काशिफ जुल्म भाई, करता है, मियां उसके साथ साहब, तलकात करना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान पे हमले का हुक्म देता है, आप उसके खिलाफ उसके साथ तलकात करना चाह रहे हैं। सर वो गद्दार है, झूठी है, जो मुल्क का नहीं है वफादार, वो गद्दार है। नवाज काशिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, अब उसके बाद सब कुछ है। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा, नॉट ये कहूंगा कि नवाज शरीफ जिंदाबाद। पहले मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह काशिफ भाई आपको ऐसी हिदायत देकर रखे, शायद भाई आपका हिदायत नहीं है, ये सबका हम पाकिस्तानी है सर, हम पाकिस्तानी है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हमारे लीडरों को ये सबक सिखाना चाहिए कि यार हम लोगों को वर्गलाएं ना, ये ना कि आ जाए डीजी चौक, मेरे शेरों आ जाओ डीजी चौक। यार ये क्या पॉलिटिका है आप लोग? यार ये क्या आवाम को लड़ा रहे हो यार? ये प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता सर, आप जो मर्जी के जो है इसके खिलाफ वोट अपने हक में लेने में कामयाब होगी और खान साहब की हुकूमत 5 साल सर जो मर्जी करे। ये जमहूरियत नहीं है कि लोगों को कहा जाए कि मैं आपको पुकारता हूँ मेरे शेरों आ जाओ डी चौक पे। ये कौन सी जमहूरियत है? यहाँ साहब आखिरी एक क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप जब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की सारी गेम है, तो एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ होती है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ होती है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हैं। लेकिन पिछली दफा से जब नवाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से आजाद एक हुकूमत बनाते हैं, वोट को इज्जत देते हैं, जो लोगों के वोट होते हैं जिस बॉक्स में डालते हैं उसी बॉक्स में से ही निकले तो ज्यादा बेहतर है। जी मैं इस चीज का जवाब देता हूँ, इस चीज का। देखें, वोट को इज्जत देने वाले ये लोग हैं, वोट को इज्जत देने वाले जो ज़िया-उल हक के साथ खड़े रहे, ये लोग हैं। वोट को इज्जत देने वाले ये लोग हैं। ये किस मुंह से बात करते हैं? हम जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की फौज की बात करते हैं, और वो पाकिस्तान की फौज है, वो इंडिया की फौज नहीं है। अगर वो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान में कोई भी किसी तरफ भी अपना जोर दिखाती है, वो ये समझती है कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और उन्होंने गलत फैसले भी किए हैं जिसमें वो उन्होंने खुद आगे इक़्तिदार पे कब्जा किया, वो गलत किया। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तानी फौज ने बहुत ज्यादा सबक सीखा है, और वो एक ऐसे बंदे पे मुतफिक हुए जो बंदा अपने अंदर कोई लालच नहीं रखता, जिसकी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है, जो पाकिस्तान की बहुत सारी जो है माशी सरगर्मियों में आगे लेके आने में उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसका एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान में समाजी कामों में। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इनके जो लीडर है, इनके पास कुछ नहीं है अवाम को देने के लिए। ये अभी तक अपना वजीर आजम तक का नाम सामने नहीं ला सके। ये मुकम्मल तौर पे नाकाम होगी एतमाद की तहरीक, और इंशाल्लाह ताला खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ साहब बात यह है ना कि फर्ज किया ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये भी जमहूरियत की बात करते हैं, आप भी जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानूं कि अगर आप इसकी हमायत नहीं करते कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, फौज के बगैर हुकूमत बनाई जाए, जमहूरी हुकूमत बनाई जाए, आप इसकी हमायत नहीं करते? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी में आने में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि जब तक यहाँ पे मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं होते, जो छोटी पार्टियां हैं जिनको 2% 3% वोट पड़ता है, लेकिन उनका एक बंदा भी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं होता, तब तक पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ये जो सदारती निज़ाम जब तक नहीं आता, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते। सदारती निज़ाम का मुराद ये नहीं है कि वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप आ जाए, बल्कि उसका जो सदारती निज़ाम आपको जर्मनी में मिलता है, जो आपको फ्रांस में मिलता है, जो आपको अमेरिका में मिलता है, वो रियल डेमोक्रेसी है। नीचे से लोग ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में ये जो लोटाक्रेसी है, ये जो खरीदो फरोख्त का जो बाजार गर्म होता है हर थोड़े साल बाद, ये हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की जड़ों में जमहूरियत सिर्फ उस सूरत में मजबूत हो सकती है जब आप मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे इलेक्शन करवाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट का रोल जमहूरियत से खत्म होना चाहिए या नहीं, मेरा सवाल ये था। मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो पाकिस्तान में खत्म होते हुए कम से कम 50 साल लगेंगे, कम से कम। अगर उसमें भी हम ये मरूसी पार्टियों से बाहर निकलेंगे, रियल डेमोक्रेसी आएगी, उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आस्ता आस्ता करके पीछे जाएगी। किसी मुल्क के अंदर भी जहाँ पे मार्शल 31 साल लगा रहा हो, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट एक दफा पीछे नहीं गई। मैं ये समझता हूँ कि वो सारी पार्टियां, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने में अपना किरदार अदा करती रही हैं, मैं उनके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। और खान साहब की भी यही बात जो खान साहब करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक टाइम लगेगा उनको पीछे लेके जाने में। जब तक आप जमहूरियत रियल मायनों में नहीं लेके आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं जाएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने में जमहूरी पार्टियों में जमहूरियत लानी होगी।
हर दफा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या खान साहब या जरदारी साहब को ये किसी ने नहीं कहा कि यही हमेशा सदर रहेंगे या चेयरमैन रहेंगे पार्टी के। जब तक पार्टी के रियल कारकुन ऊपर नहीं आएंगे डेमोक्रेसी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी। काशी भाई हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आखिर में आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए शहबाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज को हटाना पड़ेगा चेयरमैनशिप से, तो क्या कहते हैं आप? सर पाकिस्तान में जो आप देख ले निजाम ही यही चाह रहा है, पार्टी पार्टी बेस पे वोट तो पाकिस्तान में पड़ता ही नहीं है। वोट किसको पड़ा है? पाकिस्तान की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, उसकी आवाम वोट दे रहे हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को, क्योंकि उन्होंने काम किया। आगे ये मोरसी पार्टी की बात पे लगा रहे हैं, इमरान खान साहब की कौन सी औलाद है या उनकी कोई ऐसी चीज है जो उसको आगे लाते? पाकिस्तान का निजाम ये खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चाली यही है, स्टैब्लिशमेंट चला रही है। अगर ये अगर स्टैब्लिशमेंट नहीं चला रही है तो फिर ये निजाम को खत्म होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्टैब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा। नवाज शरीफ साहब की हर दफा जंग की स्टैब्लिशमेंट से यही रही है कि हर अदारे अपने अपने हदूद में रहे, हमेशा से यही जंग रही है। आपने देखा है और कोई ऐसी जंग नहीं है कि नवाज शरीफ मुल्क का गद्दार है। अगर मुल्क का गद्दार है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया वो, अगर वो गद्दार ही था? समझ गया कि नहीं? आज भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है, ये भी हम मानते हैं। जिमनी इलेक्शन हो जाए, जो इलेक्शन होते हैं वो तकरीबन जीती है। अवाम की जड़ों में है, अवाम में है, क्योंकि अवाम ने अवाम को कुछ दिया है, इन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है नवाज शरीफ ने। वैसे नवाज शरीफ नहीं होता है या शहबाज शरीफ का नाम नहीं लोग लगाते, ये नारा लगाते हैं क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया है। जब तक वो है, जब उनकी पार्टी चलती ही हमारे मुल्क में नाम की सर पे है। नवाज शरीफ की वजह से पार्टी चल रही है। ये खुद भी कहेंगे अगर इमरान खान नहीं है ना, ये तरीके इंसाफ में, आई थिंक ये तरीके इंसाफ ही नहीं रहे। ये आप भी मानेंगे कि तरीके इंसाफ इमरान खान की वजह से है कि अगर है सर, आप मैं गलत कह रहा हूं तो आप जरूर मुझे कहें कि मैं गलत कह रहा हूं। पीपल पार्टी थी एक वक्त था, बेनजीर था, क्या नाम है उसका, बेनजीर थी, बेनजीर के पास उसका बेटा आ गया। जरदारी साहब ने भी है, लेकिन वो नाम वो मकाम जरदारी को नहीं है जो उसके बेटों को मिला है। क्यों? कि पीपल पार्टी का नाम जो चाह रहे हैं। तो सर मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में जमहूरियत इसी वक्त कायम होगी जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट अलहदा हो जाती है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह बाकी मुल्कों में है सर, अगर है भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नाम लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मिला। हमारा मीडिया नाम लेता है, एस्टेब्लिशमेंट। हमारा ओपोजिशन नाम लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट। यार ये तो फिर गवर्नमेंट नहीं ना हुई, ये तो फिर कुछ नहीं है, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं ना हुई। यानी इसका मतलब है सब कुछ कार्य अजीम भाई जिस तरह कह रहे हैं, मैं शायद यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि काफी सारी बातें काशिफ ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी की। मियाँ शुएब साहब ने भी अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में एस्टेब्लिशमेंट का ही जो है वो जिक्र किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये मान ही लें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको नहीं होना चाहिए, तो क्या अभी आप देख रहे हैं वो मौलाना जिन्हें कमर बाजवा साहब ने कहा था कि आपने इनको डीजल नहीं कहना, उन्होंने ये डेलिबरेटली कहा था कि आपने डीजल नहीं कहना, लेकिन उन्होंने फजलू और डीजल दोनों चीजों का इस्तेमाल किया। और दूसरे मुझे ये बताइए कि क्या मौलाना साहब जो कई सालों से अमेरिका सरकार और यूरोपियन यूनियन को वो इतना अच्छा नहीं थे समझते अपनी डायरियों में कि हम कोई इनके गुलाम है, तो जब ये पूरा इतने अरसे से यही एक नारा जो है वो बुलंद कर रहे थे कि हम अमेरिकी गुलाम नहीं, अभी ये अमेरिकी कौंसलेट में जाके मुलाकातें कर रहे हैं और दूसरे यूरोपीय यूनियन के जो मुख्तलिफ मेंबरान हैं उनके साथ ये मुलाकातें करके अदम इत्मीनान की तहरीक को कामयाबी के हवाले से ये लोग जाके काफी सारे बातें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये मेयार मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के इस रोल को कहते हैं कि खत्म हो जाए, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या हमारे ये जो सियासी माहिदीन है, क्या इनमें इतना स्पिरिट है कि ये बगैर अमेरिकी सरकार और यूरोप सरकार जो है इनको सलाम किए बगैर पाकिस्तान के जो सियासी निजाम है उसको कामयाब बना सकते हैं? जी काशिफ सर मैं आखिर में यही कहूंगा, मैंने यही लफ्ज कहा है कि हर अदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है, ये मैंने कभी भी नहीं कहा।
कोई ऐसे बात चीजें ऐसी होती हैं जो अवाम में भी नहीं आनी चाहिए सर। जैसे कि लास्ट इमरान खान साहब ने जो स्पीच में कहा है कि हमारे क्या नाम है यूरोपियन के बारे में, कि यूरोपियन यूनियन ने हमें कहा है कि हमने उनका क्यों साथ दिया, क्यों न्यूट्रल रहे हैं। ये अवाम में नहीं चीजें आनी चाहिए, ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने उनका जब कश्मीर के मसले पे उनको लेटर नहीं लिखा गया था, लेकिन ये क्या अवामी रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए कि अवाम को ऐसी चीजें पास, ऐसी चीजें नहीं जिसको अवाम के जिक्र में आना नहीं चाहिए। ये जो होते इंटरनेशनल अफेयर होते हैं सर। मैं आपकी 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 डॉक्टर साहब आपकी बात पे पैरा करूं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बंदा नहीं है किसी को गलती ना होती हो। वो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से हो अपनी हदूद में रहे, हर चीज एक हर अदारा अपनी हदूद में रहे, तो हमारे मुल्क में जमहूरियत हो सकती है। अदरवाइज नहीं हो सकती है जमहूरियत, क्योंकि नवाज शरीफ भी यही कह रहा है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए सर, एस्टेब्लिशमेंट का लाजमी है हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की। हर मुल्क में, अमेरिका जैसा मुल्क है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे चलता है, लेकिन एक अदारे को अपने 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 जितने अख्तियारात है उस पर रहना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट पे ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या उनके अदारे। अब आप कह रहे हैं नेटो पे भी ले लें सर। एक तरफ इमरान नेटो के खिलाफ बोल रहे हैं, एक तरफ हमारे जनरल आए हुए थे नेटो के, आई थिंक एक या दो हफ्ते पहले वो नेटो से उनकी मीटिंगें हो रही थी। एक एक हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम नेटो को ये हैं। सर ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए मुल्क में सर। अब स्टैब्लिशमेंट आप वो कह रहे हैं कि हम एक स्टेज पर हैं, कैसे हैं एक स्टेज पे सर? नहीं है सर। ये हमें भी सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि हम यूरोप में रहने हैं कि जिस तरह आपके वजीर खजाना ने यही लफ्ज कहा है कि इमरान खान साहब को ये लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि 63 64 दरामदात ये जो जरिए यूरोप से आपको मिल रही है, ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यानी आपके वजीर खजाना कह रहे हैं इमरान खान। मैंने नहीं कहा, ये आपने टीवी पर देखा होगा सर। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक मुल्क में जमहूरियत उसी टाइम पर आ सकती है सर जब सारे अदारे एक न्यूट्रल तरीके से हर अपने 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 इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा रहेगा, हमारी ओवरसीज है। हमें इस चीज से कोई नहीं है कि नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए। हम तो कहते हैं जिस आदमी से मुल्क को फायदा पहुंचे। अगर इमरान खान साहब मुल्क को फायदा दे रहे हैं तो हमें इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए, गलत बात पे नहीं। अगर इस वक्त मुल्क में महंगाई, हर चीज इतनी अफरा तफरी हो चुकी है, जो उसने कहा था वो नहीं किया, तो हमारा हक है कि हम भी यह चीज कम्युनिटी को बताएं। जिससे इस पर इमरान खान को लाए थे तो क्या वो कामयाब है? क्योंकि जहां मैं ये भी आज मानता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है अभी भी इमरान खान के साथ है। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तहत ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरे ओवरसीज सारे कम्युनिटी को लिए एक पैगाम है। 4 साल हो गए, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ये कर दूंगा के लिए आया, उस पर कुछ भी किया गया हो, कोई ऐसी तरक्की की गई हो जिसपे हम कह सके हमें ओवरसीज को बहुत बेनिफिट दिया गया है। क्या हमें बेनिफिट दिया गया है? कोई बेनिफिट नहीं मिला सर। वही हालात हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान जब जाना होता है, अभी भी जा रहे हैं कि वो हमारे सदर साहब गए थे, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया तो उनका एक पेपर नहीं था। अब ये ताजा लगा कि उन्होंने जहाँ के एयरपोर्ट ने ये कहा कि ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। यानी मामूली कार्रवाई पे हमारे मुल्कों में ये हो रहा है। आप देखिए, तो आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान ओवरसीज के लिए हम बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, हमसे सारा कुछ ले रहे हैं, और हमारी बेनिफिट के लिए 3-4 दिन के लिए वो लेट हो गए, उनकी टिकट जाया होगी। इस तरह बहुत से प्रॉब्लम होते हैं ओवरसीज में सर, जो हम लोगों को अगर हल नहीं होती तो फिर हमें क्या। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने आज थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम में मदद किया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। शायद आप क्या कहेंगे आखिर में आज अदम एतमाद की इस तहरीक के हवाले से, कि अभी बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा क्या किरदार होना चाहिए? अभी जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम अजीम भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चूंकि ज़रा हम सब बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब, सारी अपनी अपनी जमातें अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन एज ए जो अगर मेन सिनेरियो में आप देखते हैं तो हम सारे पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचना है, पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे में सोचना है, और उसके बाद जाके हमने असम्बली के अंदर क्या करना है, जमहूरी प्रोसेस के जरिए
वज़ीर आज़म मुंतखब करना है, वो चाहे इमरान खान साहब हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होने चाहिए, नवाज शरीफ साहब वो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होने चाहिए, कोई भी हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ना ना हमारा किसी भी इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफ है, ना नवाज शरीफ साहब के साथ इख्तलाफ है, ना जरदारी साहब के साथ इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि पाकिस्तान बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान फैलना चाहिए, पाकिस्तान फूलना चाहिए, पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, वो यही है कि पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए। यही यही मेरा ख्याल है कि सारे आदमी एतमाद, ये एक जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस का एक हुस्न भी है कि आप अगर मतलब एतमाद आपको नहीं है तो आप इसमें तब्दीली ला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बेहतरी किसमें है। एक यूक्रेन रशिया की जंग एक तरफ चल रही है, उस जंग को आपने देखना है कि उस जंग से आपकी इकानमी पे क्या असरात पड़ने हैं। दूसरी तरफ आप अभी कोरोना से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं, कोरोना की वजह से आपकी इकानमी पे क्या असरात पड़ रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर मुल्क इतनी बड़ी तब्दीली आप कर सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, तो इससे आपकी इकानमी के क्या असरात पड़ेंगे। क्योंकि इकानमी इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंग होती है वो इकानमी की जंग है, और इकानमी की जंग में किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। जब तक आप इकानमी की जंग में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको इकानमी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत आगे हर सूरत में बढ़ना होता है। ये अजीम भाई चूंकि सारा हमने करना ही है, क्या कहते हैं आप? सही माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने आज के इस मौजू के हवाले से जो बातें की, दोस्तों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि हमें बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ये लीडरान जो हमारे लिए मशले राह होने चाहिए। अभी अगर यही लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, उस पार्लिमान को जिसे हम ईवान बाला कहते हैं, अगर वहाँ ये बातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया में ये जग हसाई का जो है वो एक बन जाएगा। तो इस हवाले से हमारे जो सियासी माहिदीन है उनको इस नाजुक वक्त में ये सोचने की जरूरत है कि इख्तिदार में आने के लिए हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा अख्तियार करने के बजाय आपस में अपनी क्वालिटीज को और अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए। और हमें अगर दुश्मन के साथ या अगर अपने कंपटीटर के साथ हमें वाकई मुकाबला करना है तो हमें अपनी क्वालिटीज में इजाफा करने की जरूरत होगी, ना कि हम जाके उससे दस्तों गिरेबा हों। तो ये दस्तों गिरेबा होने का जो एक तरीकाकार है, इससे हम बदनाम तो हो सकते हैं लेकिन इसमें कामयाबी के कोई चांसेस नहीं है। और इस अदम इत्मीनान की तहरीक पे अभी जो सूरत हर थोड़ी देर बाद एक नया हमें वर्जन जो सुनने में मिल रहा है कि अभी हुकूमत इस जानब जा रही है, अभी अपोजिशन जमातें जो है वो ये कर रही हैं। ये अल्टीमेटली इसको कोई एस्टेब्लिशमेंट की नजर से देख रहा है कि सारा कुछ वो कर रही है। अगर वो ही सारा कुछ कर रही है तो फिर हमारे ये जो सियासी प्यादे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये हर दफा आप देखें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं इनको वक़्त दिए गए हैं, इनको पूरे पूरे चांस दिए गए हैं। अगर सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है तो फिर ये अपने अपने टन्योर में इन्होंने आज तक ऐसे कौन से कार्य सर अंजाम दिए हैं कि हम वाकई कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने दौर में ये जमहूरी निज़ाम नफाज करके और ये कुछ अवाम के लिए सहूलियत फराम की हैं। अगर मुस्लिम लीग नून का नाम लिया जाए तो 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ जो है उनको भी चांस मिला है, गो के उनको पूरा पूरा वक्त नहीं दिया गया, लेकिन जितना जितना भी वक्त इन लोगों को मिला है अभी तक हमें ये नहीं समझ आ सकी कि आज तक जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को बुनियादी सहूलियात जो उनका हक है वो ही नहीं आज तक प्रोवाइड की। तो हम किस हुकूमत के नारे बुलंद करके तो उसको दाद दे रहे हैं कि जी हम ये हुकूमत के पैरोकार हैं, हम इसको ये करना चाहते हैं। अजीम भाई बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक अजीम भाई यहाँ पे मैं आपके सामने आखिर में एक और क्वेश्चन रखता हूँ। यही जो आप अभी बात कर रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात से हम लोग महरूम हैं, उसी की एक मिसाल ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पाकिस्तान में, वहाँ पे कल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कल एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान चला गया हमसे, आज एक एक्सीडेंट हुआ, दूसरा नौजवान चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ ये पोजीशन है कि वहाँ पे मतलब आप रोजाना की बुनियाद पर लाशें उठाते हैं, लेकिन हमें बुनियादी सहूलियात नहीं बल्कि बुनियादी जो हमारी जरूरियात है वो ही हमें नहीं मिल रही है।
लेकिन हम आज भी मतलब यानी कि ये कह रहे हैं कि आदमी इत्मीनान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे बेहतर ये था कि हमें बुनियादी जरूरियात मिले। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि, और दूसरे ये मैं समझता हूँ कि हमें हमारी जो सियासी वाबस्तगी हैं उनका एहतराम करते हुए, हमें, अगर आप मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं और मैं पीपल्स पार्टी को पसंद करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके तो बाकायदा तौर पे अपनी पार्टीज को डिफेंड करने की खातिर हम एक दूसरे के साथ अपने तल्लुकात क्यों खराब कर रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े हुस्न हलाक की बात है कि अगर आप एक दूसरी पार्टी से हैं और मैं एक अलहदा पार्टी का मेंबर हूं, तो हमें अपनी पार्टीज की जो भी हमारे दिल में उसकी कदर मंजिलत है या कदर कीमत है, उसको हम जरूर अपने उसमें जरूर रखें, लेकिन कम से कम हमें आपस में लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफात जो है आज के कम से कम इस दौर में हमें ये समझना चाहिए कि इस लड़ाई झगड़े की फजा से हमें इज्तनाब करना होगा। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हमें ये जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, और दूसरा ये जो गैर पार्लिमानी जुबान है, जिस तरह फजलू है, डीजल है, जिस तरह चोर है, डाकू है, हमें ये सारी बातें छोड़ के, चूंकि हम अभी 21वीं सदी में है, हमने आर्ग्यूमेंट्स के जरिए, हमने दलाइल के जरिए, हमने बेहतरी की बुनियाद पे आगे बढ़ना है, ना कि ये कि हम मतलब किसी को ये कहें कि वो छोटा है, वो चोर है, वो कमजोर है, वो इस तरह है। इससे बंदा आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इससे बंदा पीछे रह जाता है। इखलाकियात सबसे बड़ी चीज है, और इखलाकियात मतलब मैं कहता हूं कि अपने पास रख कर बेहतरी की बुनियाद पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम जी में बहुत मेरे बहुत साथ शुक्रिया नाज़रीन। आज का प्रोग्राम तहरीक एतमाद के हवाले से आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए इस प्रोग्राम में। आज के हमारे होस्ट शाहिद अजीज साहब ने आज के इस प्रोग्राम का जो है वो एक बड़े अच्छे अंदाज से जिस तरह मेहमानों के साथ बात की, हमें हम तक तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से जो बातें की, आपको ये बातें कैसी लगी, आप भी अपनी राय का जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम अगले प्रोग्राम में आपकी इन कमेंट्स को शामिल करते हुए मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और इस हमें ये भी बताएं कि हमें बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा किरदार जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का अख्ताम भी हुआ चाहता है। तो शायद आप लास्ट पे जो भी अपनी अवाम के साथ बात करना चाहते हैं कह के तो इस प्रोग्राम को सम अप कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है अजीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ जो मेहमान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां शोएब साहब थे, उनका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब काशिफ साहब थे, उनका बहुत शुक्रिया। और ताहिर अब्दुर्रहमान साहब थे, उनका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में जो अदम एतमाद की जो तहरीक है उस हवाले से था। आपने हमारा पूरा प्रोग्राम देखा। अदम एतमाद पाकिस्तान में कामयाब होगा या नाकाम होगा, हुकूमत अपनी तरफ से दावा कर रही है, और दूसरी तरफ से हिज़्ब इक़्तिदार की जो जमातें वो अपनी तरफ से दावा कर रही हैं। दोनों अतराफ में ये दावा है कि उनके पास 200 से ज़ायद लोगों की वोट मौजूद हैं। इसका फैसला चंद ही दिनों में हो जाएगा। हम आपको वक्तन फवक्तन इससे आगाह करते रहेंगे कि क्या तब्दीली हो रही है। अलीम खान साहब जो जब जहांगीर तरीन से मिलने लंदन आते हैं या नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं लंदन में, इससे जितनी भी तब्दीलियां हो रही हैं वो वक्तन फवक्तन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ज़रूर हमें इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।